गुड आफ्टरनून। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टेस्ट रीजनिंग का। ठीक है, इसमें एनालॉगी और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम्स जो होंगे उसमें जनरल टेस्ट में आएगा। साथ ही साथ जो एसएससी का आप सीएचएसएल सीजीएल दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जीएस से रिलेट करके है। अगर जीएस की नॉलेज आपको है जनरल स्टडीज़ की तो आप काफ़ी कुछ इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सेल अगर रिलेट कर रहा है साइटोलॉजी से, ठीक है, तो बर्ड्स किससे रिलेट करेगा? तो स्टडी ऑफ सेल, ठीक, स्टडी ऑफ सेल इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। तो वैसे ही स्टडी ऑफ बर्ड्स इसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। अब अगर ये आपको पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको चीजें करेक्ट नहीं पता है तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेल का स्टडी ऑफ सेल यानी सेल का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो उसी तरीके से बर्ड्स का अध्ययन जो होगा स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एंशिएंट मॉडर्न से रिलेट कर रहा है तो ऑफन। आपने कहा सर एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। आपने कहा ऑफन का मतलब होता है प्रायः। तो आपने कहा सर ऑफन का अपोजिट यानी एंशिएंट का अपोजिट यहाँ पे है मॉडर्न। ठीक, तो ऑफन का अपोजिट क्या होता है? सेल्डम, कभी कभार, सेल्डम। ठीक है, ये होगा थर्ड। आपने कहा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ऑफन ऑलवेज। सेल्डम किससे रिलेट करेगा? आपने कहा ऑफन मतलब होता है प्रायः, ऑलवेज। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। आपने कहा इससे रिलेट करेगा नेवर। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑफन का अपोजिट सेल्डम है तो ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा? नेवर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है टीबी रिलेट कर रहा है लंग्स से। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, इसी को टीबी बोला जाता है। कौन सा इसमें अंग इफेक्ट होता है? आप कहोगे सर इसमें बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है लंग्स। ठीक, तो वैसे ही जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है वैसे ही है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट पे आइज से रिलेट करता है ये बीमारी। ठीक है, आपने कहा कि सर बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 चाइल्ड फादर से रिलेट कर रहा है तो बुक। आपने कहा सर ऑथर। ऑथर, बुक लिखता कौन है? ऑथर। ठीक, नेक्स्ट आपने कहा सर पायरिया टीथ से रिलेट कर रहा है तो ट्रैकोमा किससे रिलेट करेगा? आपने कहा सर पायरिया एक बीमारी है जो कि कहाँ होता है? दांतों में होता है। ट्रैकोमा भी एक बीमारी है जो कि कहाँ होगा? आईज में। ठीक, नेक्स्ट गन बुलेट से रिलेट कर रहा है तो चिमनी किससे रिलेट करेगा? आपने कहा सर गन से क्या फायर किया जाएगा? बुलेट। चिमनी से क्या बाहर आएगा? आपने कहा सर स्मोक, धुआं। ठीक, एनालॉगी का क्वेश्चन था ये। एनालॉगी का मतलब क्या होता है मैंने बताया भी रखा है आपको कि एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी। ठीक है, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी। आपने कहा एनालॉगी वर्ड जो है वो बना है एनालॉगस से। एनालॉगस से, एनालॉगस क्या होता है? आपने कहा सिमिलर, सिमिलरिटी। आपने कहा यानी कि इक्वलिटी या सिमिलरिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये साइन ऐसे आप लगाते हो। आपने कहा सर जिस लॉजिक से
ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से ये रिलेट करेगा। तो आपने कहा सर गन से क्या निकलेगा? बुलेट। आपने कहा सर वैसे चिमनी से क्या बाहर आएगा? स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके किस में पूछे जाते हैं? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में। ऐसा मैंने एक दो प्रैक्टिस सेट में मैंने करा रखा है और क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, चाहे आप CUET के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देख लें, चाहे आप CGL CHSL के प्रीवियस ईयर Tier 1 Tier 2 के पेपर उठा के देख लें, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप पहले सीधे क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर बॉय। बॉय का कोड क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। आपने कहा बॉय का कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए कि बॉय लिखा कहाँ पे है। आपने कहा पहले वाले लाइन में बॉय यहाँ पे था, बाकी क्या किसी लाइन में है? नहीं है, किसी और लाइन में नहीं है। आपने कहा इसके साथ और क्या चीजें दिख रही हैं? इज दिख रहा है और गुड दिख रहा है। आपने कहा सर अगर बात की जाए इज की तो इस वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में, इन दोनों लाइन में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक कोड ऐसा होगा जो दोनों लाइन में होगा। आपने कहा कौन सा कोड है? आपने कहा QUO। ये कोड किसका हो गया? इज का। आपने कहा गुड कहाँ पे है? आपने कहा फर्स्ट वाली लाइन में था और लास्ट वाली लाइन में है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर वर्ड कॉमन आ रहे हैं तो कोड भी कॉमन होने चाहिए। आपने कहा बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, CUI यहाँ है, CUI है। तो आपने कहा कौन सा बच गया? आपने कहा HEER बच गया। आपने कहा ये किसके लिए आ जाए? बॉय के लिए। इज योर राइट। और कुछ करना ही नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज कोड फॉर रेड? रेड का कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। तो रेड का कोड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखिए रेड दिया कहाँ गया है। पहले ये देखिए, आपने कहा सर रेड केवल एक जगह पे है, थर्ड वाले स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में है। आपने कहा सर इसके साथ ऑरेंजेस और आर ये दोनों दिए गए हैं। आपने कहा सर ऑरेंज का कोड कहाँ दिख रहा है? आपने कहा ये पहले वाले लाइन में है और आखिरी वाले लाइन में है, पहले और आखिरी में है। तो आपने कहा फर्स्ट और लास्ट में है तो कोई एक ऐसा लेटर होगा जो फर्स्ट और लास्ट में होगा। आपने कहा बिल्कुल। यहाँ ये सेकंड वाले में भी दिख रहा था तो आपने कहा बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ तीनों। तो बी हो गया किसके लिए? ऑरेंजेस के लिए। ये फिक्स हो गया। आपने कहा क्या आर कहीं पर है? नहीं है। आपने कहा रेड कहीं है? नहीं है। केवल ये एक ही जगह पे दोनों दिख रहे हैं। यानी ई और एफ में से कौन कोड होगा आर का, कौन कोड होगा रेड का, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो आपने कहा इधर ई और एफ, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ऑरेंजेस कॉमन था तो उसके करस्पॉन्डिंग कोड भी कॉमन था। तो उसका आंसर हम कर पाएंगे कि अगर हमसे पूछा होता व्हाट इज कोड फॉर ऑरेंजेस तो आंसर करते बी। बट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है आर और रेड, इनमें से रेड का कोड बताना है। तो आपने कहा ना तो आर कॉमन है ना ही रेड कॉमन है, तो दोनों कॉमन नहीं है तो दोनों के कोड भी कहीं कॉमन नहीं हो रहे हैं। तो कंफर्मेशन ये नहीं है कि आर का कोड ई होगा कि एफ होगा, ये कंफर्म नहीं है। उसी तरीके से रेड का कोड ई होगा कि एफ होगा, ये कंफर्म नहीं है। तो आपने कहा अगर ऑप्शन में आइदर और होगा तो टिक करेंगे, अदरवाइज कैन नॉट डिटरमाइन। आपने कहा ई और एफ, डी ऑप्शन आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ x मीन्स डिवीजन। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन और ये एग्जाम में जरूर आता है। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। पहले इसमें क्या किया जाता है? पहले इसमें कुछ आपको सिंबल्स दिए गए होंगे, सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां सेंटेंसेस लिखे गए होंगे कि स्टार रिप्रेजेंट प्लस,
या डॉलर रिप्रेजेंट माइनस, या ऐसे कहेगा रिप्लेस करने के लिए, इफ डिवीजन रिप्लेस बाई प्लस, ऐसे करके स्टेटमेंट बनाएगा। उसके बाद फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये करने के बाद फिर यूज होता है BODMAS। ठीक, BODMAS रूल आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा हो। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ठीक, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व किया जाएगा यानी मल्टीप्लिकेशन। आपने कहा देन डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। आपने कहा फिर उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, फिर आएगा सब्सट्रैक्शन। ये BODMAS रूल होता है। ठीक, इसी का यूज करना है। कैसे, आइए देखते हैं। आपने कहा सर जो हमारा स्टेटमेंट है वो है 3 माइनस 15 डिवीजन 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 प्लस 6, यही है। पहले तो इसको किससे रिप्लेस किया गया है वो साइन आप पहले लगाएंगे। आपने कहा सर माइनस के लिए बोला गया है, यहाँ पे माइनस मीन्स इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा यानी 3 इंटू 15। आपने कहा डिवीजन किससे रिप्लेस किया गया है, डिवीजन मीन्स प्लस। आपने कहा ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। इंटू किससे रिप्लेस किया गया है, आपने कहा इंटू रिप्लेस बाय डिवीजन। ठीक है, और प्लस रिप्लेस्ड बाय माइनस, माइनस इसी को सॉल्व करना है। आपने कहा ये हो जाएगा 45 और प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8 माइनस 7 माइनस 6 इक्वल टू व्हाट। बस करना क्या था, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले सिंबल्स को जिससे रिप्लेस कराना है उससे हम रिप्लेस करा लेंगे। रिप्लेस कराने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड किया गया है। जो भी ये कह रहा है आप उसको पहले रिप्लेस कर लो। रिप्लेस करने के बाद सबसे पहले आपने किसको सॉल्व किया है, ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल को सॉल्व किया। आपने कहा 3 इंटू 15 प्लस 11 ये हो जाएगा 56 डिवीजन 8 माइनस 6। ठीक, आगे नेक्स्ट। यहां पे बोला है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हाउ मेनी थ्रीज आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 9। पहले तो प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब समझेंगे। आपने कहा जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक x लिखा हुआ है, एक लेटर, ठीक, ये x। आपने कहा इमीडिएटली फॉलोड बाय और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, ये दो सेंटेंसेस आते हैं। क्या होते हैं समझिए। फॉलो का मतलब हो गया आगे, इमीडिएटली फॉलोड का मतलब तुरंत आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली फॉलोड बाय, ठीक, आपने कहा एक्स के तुरंत आगे वाला क्या होगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय, तुरंत आगे वाला। ठीक, इमीडिएटली फॉलोड बाय। आपने कहा इसके तुरंत पहले वाला क्या कहा जाएगा, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, ये कहा जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। आपने कहा इसको कहेंगे तुरंत पहले वाला। ठीक, तो x के तुरंत बाद आने वाले को कहेंगे इमीडिएटली फॉलोड बाय, उसके तुरंत पहले आने वाले को क्या कहेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, कितने थ्री ऐसे हैं विच आर प्रीसीडेड बाय 7। आपने कहा जिसके पहले 7 है बट नॉट फॉलोड बाय 9, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए, यानी 7 3 के बाद 9 ना हो, बाकी और कुछ भी होना चाहिए। आपने कहा चलिए सबसे पहले इस पूरे लाइन में ढूंढेंगे कि 7 3 कहाँ मिल रहे हैं। आपने कहा सर 7 3 एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है।
आपने कहा तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, आपने कहा पांचवा, ये 5 मिले, लेकिन इनके तुरंत आगे 9 नहीं होना चाहिए। आपने कहा ये वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसके तुरंत आगे 9 है। आपने कहा ये कंसीडर होगा, आपने कहा ये भी कंसीडर होगा, आपने कहा ये वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 7 3 के बाद तुरंत आगे 9 है, लेकिन यहाँ 7 3 के बाद 5, तो कितने आगे 3 पेयर ऐसे बनेंगे जिनके तुरंत पहले 7 हो लेकिन तुरंत बाद में 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे 12 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? आपने कहा सर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 9 20 एंड 43। ठीक, 4 9 20 43 आगे क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने किया है, आप 10-20 क्वेश्चन डेली बेस पर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी नंबर सीरीज आएगी आपसे एग्जाम में 100% सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स के टर्म में बात करें आप या रीजनिंग के टर्म में। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे अब एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसमें दिमाग लगाएगा एग्जाम में, और एक होगा देखते ही टिक कर देगा आंसर। क्यों? क्योंकि ऐसे आपने क्वेश्चंस अगर किए हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा सर इसका डबल करके 1 ऐड करने तो 9 मिल जाएगा, 9 को डबल करके आप 2 ऐड कर दें तो 20 मिल जाएगा, और 20 को डबल करके 3 ऐड कर दें तो 43 मिल जाएगा। आपने कहा सर इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, तो अगला वाला पैटर्न इंटू 2 + 4 का होगा, तो 43 का डबल। आपने कहा सर 86 में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 90। बिना पेन कॉपी के एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो अगर प्रैक्टिस पे है तो वो तुरंत ऐसे ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है और ऐसे क्वेश्चन। तो क्या सोचोगे? पहले अगर आप देखें तो 3 का डबल 6 + 1 7 का डबल आपने कहा सर 14 - 1 13, लेकिन 13 का डबल 26 हो गया। अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आपने कहा अगर यहाँ काम नहीं कर रहा है कोई लॉजिक तो क्या करेंगे? हमने कहा डिफरेंस ले सकते हैं। 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस। आपने कहा सर 4 के बाद 6 यानी +2, 6 के बाद 8 यानी कि +2, 8 के बाद 10 यानी कि +2, 10 के बाद भी +2 यानी 12 ऐड होना चाहिए, तो 31 + 12, तो आपने कहा ये हो जाएगा 40। ये ऑप्शन। जब कोई लॉजिक अगर ना क्लियर हो रहा हो, ना स्क्वायर के टर्म में चल रहा हो, ना क्यूब के टर्म में चल रहा हो, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, तो आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेने से अच्छा कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर थोड़ा सा टिपिकल होगा तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस फिर डबल डिफरेंस लेने पर क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास के पीडीएफ में करा रखे हैं जिसमें कि लॉजिक डबल डिफरेंस पे आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 15 है, 35 है, 63 है। आपका बीच में नंबर बताना है, फिर 140। ये अगर आप थोड़ा सा भी देखें, अगर आपको स्क्वायर पता है तो लॉजिक ऐसे ही दिख रहा है। क्या, क्यों और कैसे? आपने कहा 63 का मतलब 8 का स्क्वायर 64 - 1, 35 का मतलब है 6 का स्क्वायर 36 - 1, 15 का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 - 1,
आपने कहा 3 का मतलब है 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये। आपने कहा सर अगला नंबर यहाँ से यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 1 143 है, तो इसके बीच में क्या आएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 1 का मतलब क्या आएगा? 99 इज योर राइट आंसर। ठीक, ये था। अगर स्क्वायर आपको याद होता तो ऐसे ही वैल्यूज आपको दिख जाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 4 7 12 28 एंड 39। 4 7 12 28 एंड 39 ये है। आपने कहा कि पहले तो देखते हैं कि 4 का डबल 7 माइनस 1 कर दें तो 4 का डबल 8 माइनस 1 कर दें तो 7 का डबल 14 माइनस 2 कर दें तो 12, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3 कर दें तो 21, और 21 का डबल कर लें अगर तो 42 हो जाएगा। 42 माइनस 4 करने पे क्या 28 आएगा? नहीं आएगा, यानी वो लॉजिक नहीं है। तो फिर लॉजिक क्या है? आपने कहा सर डिफरेंस एक बार लीजिए, यहां से यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का, यहां पे 5 का। आपने कहा सर यहां डिफरेंस कितने का है? 11 का, 11 का डिफरेंस। आपने कहा तो सर यहां से यहां कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 3 5 7, फिर यहां से यहां आना चाहिए था 9, 9 के बाद 11, यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो आपने कहा 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19, और 19 में 9 ऐड करेंगे 28। ये सीरीज एक कंप्लीट हो गई। किस चीज की सीरीज है ये? ऑड नंबर की, ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज है। 3 5 7 9 11 19 इज योर राइट आंसर। ऐसे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 2 6 12 20 30। नेक्स्ट आपको बताना है। कुछ भी ना समझ में आए तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपको तुरंत लॉजिक बता देगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपने कहा 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 6 और 12 के बीच में डिफरेंस है 6 का। 12 20 के बीच में डिफरेंस है 8 का। 20 30 के बीच में डिफरेंस है 10 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 12 का। आपने कहा 42, 42 इज योर राइट। ये हो गया। नेक्स्ट आपने कहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि सीरीज है 17 14 15 12 एंड 13। ये क्वेश्चन मार्क। आपने कहा क्या दिख रहा है? अगर डिफरेंस देखा जाए तो 17 से 14 होने का मतलब -3। आपने कहा फिर 14 से 15 होने का मतलब +1। यहां से यहां -3 +1, यहां से यहां -3, आपने कहा +1। तो नेक्स्ट क्या होगा? -3 होगा, यानी कि 10। बी इज योर राइट। -3 +1 -3 +1 का अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखेंगे। आपने कहा यहां पे लिखा है KM5, फिर लिखा है IP8, फिर लिखा है GS11, फिर लिखा है EV14। अगला टर्म बताना है। तो पहले लेटर वाले में अगर हम देख लें, लेटर से भी हो जाएगा। नंबर वाले से अगर देखना है तो नंबर देख लीजिए एक बार। नंबर का लॉजिक अगर देखें तो 5 से 8 होने का मतलब +3 है।
8 से 11 होने का मतलब +3 है, यहाँ से यहाँ आने का मतलब +3 है, तो 14 से अगला टर्म +3, 14 + 3 17, लास्ट में 17 आएगा। तो आपने कहा ये ऑप्शंस हो सकते हैं, डी वाला ऑप्शन तो एकदम नहीं हो सकता, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आपने कहा सर k की प्लेस वैल्यू 11 होती है, i की प्लेस वैल्यू 9 है, g 7 है, e 5 है। आपने कहा सर ऐसे ही दिख गया -2 -2 एंड नेक्स्ट -2, 5 -2 यानी कि 3, यानी स्टार्ट विद C, C से स्टार्टिंग होगी। अब ऑप्शन में ये दोनों C से तो है नहीं, C इज योर राइट आंसर। ठीक, दूसरा टर्म भी फाइंड आउट कर ही सकते थे। आपने कहा यहां से यहाँ क्या होगा +3, यहाँ से यहाँ क्या होगा +3, यहाँ से यहाँ क्या होगा +3, अगला टर्म +3 पे चलेगा, तो b + 3 कितना हो जाएगा y। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ऐसे ही देखते ही आप आंसर कर सकते हो। आपने कहा a से b, b से c है, c से d है, तो d से अगला टर्म e का होगा, ये कंफर्म हो गया। आपने कहा फिर z से w है, -3 हो रहा है, w से t -3, t से q -3, तो q से -3 होना चाहिए, 17 - 3 14 यानी कि n, en से स्टार्टिंग होगी। आपने कहा दो ऑप्शन en से हैं, रुकिए, y 25 से w हो रहा है 23 -2, आपने कहा यहाँ से यहाँ -3, यहाँ से यहाँ -4, आपने कहा अगला होगा -6, तो आपने कहा सर 16 - 6 10 यानी ENJ। आपने कहा ऐसे आना चाहिए ENJ, अच्छा -5 होना है, ठीक, -5। आपने कहा तो ये हो जाएगा k, 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या कह रहा है, आपने कहा सर प्लेस वैल्यू देखिए, इसी से होगा सॉल्व। क्या बोला जा रहा है, बोला गया है GH, आपने कहा लिखा है GH, फिर लिखा है JL, फिर लिखा है NQ, फिर लिखा है SW, फिर लिखा है YD। ये है क्वेश्चन। आपने कहा सर ये 7 से 10 हो गया है, यानी +3 हो रहा होगा, 10 से 14 हो गया +4, आपने कहा यहाँ से यहाँ 14 से 19 +5, आपने कहा यहाँ से यहाँ +6, तो अगला टर्म +7 का होगा। आपने कहा y +7 का मतलब समझ रहे हो, 25 + 7, तो ये हो जाएगा 32। मैंने बता रखा है अल्फाबेटिकल सीरीज में कि when value exceed by 26 then subtract 26 from given number। आपने कहा 26 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, यानी स्टार्ट विद f, f से स्टार्टिंग होगी। आपने कहा अगला टर्म क्या होगा, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, आपने कहा यहाँ से यहाँ पे कितना होगा +5, आपने कहा यहाँ पे +6, यहाँ +7, तो अगला टर्म d के बाद +8 होगा। आपने कहा सर d + 8 का मतलब समझते हैं, d की प्लेस वैल्यू 4 है, 4 में 8 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है l की, FL इज योर राइट। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो आपने आज देखे। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन की डेली बेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही आप 10 क्वेश्चंस ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली बेस पर अगर आप लगा रहे हैं तो एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। और CUET के लिए जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल टेस्ट में, GT में
रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज। अगर इतने ही चैप्टर केवल अगर आप पढ़ के चले गए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके, तो आपका रीजनिंग में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, यही चैप्टर से ही क्वेश्चन आए हैं, सिलॉब के 1-2 क्वेश्चन आए हैं बस। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस डेली बेस पर है तो आप आसानी से कर पाओगे। CGL और CHSL की प्रिपरेशन करने वाले, CHSL का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, CHSL का फॉर्म आ गया है, 3 महीने का आपके पास टाइम है। आपका एग्जाम जो है वो अगस्त या जुलाई अगस्त में होगा। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर्स, जितने चैप्टर की ये प्रैक्टिस चल रही है, इनको जरूर देखें और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, थैंक यू।